ठीक है। नौटंकी तेरा खत्म नहीं हो रहा है। ये अनवाइंडिंग पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। हमारे साथ है दीपांशु शर्मा और आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 पे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस बार कतर में हो रहा है। तो अब हम काफी मनोरंजन खेल है फुटबॉल का। दुनिया के बहुत अधिकतम लोग इस खेल को देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप को। बहुत ज्यादा आबादी देखती है और बहुत ही रोमांचक ये खेल होता है। अब हम चलते हैं कतर में, जो इस साल 2022 में ये फुटबॉल हो रहा है। तो इससे अब हम चलते हैं 10 साल पीछे, यानी 2013 में अप्रॉक्स 9 टू 10 ईयर्स पीछे हम चलते हैं। 2013 में जब फीफा ने ये कहा कि हम 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है हम कतर को देते हैं। इस पर काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि आपको भी पता है कि कतर एक ऐसा देश है जिसने कभी भी कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं होस्ट किया, कभी भी कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नहीं होस्ट किया। उसके बावजूद इसको 2022 के लिए 2013 में सवाल उठ रहा था, 2022 के लिए इसको क्यों दे रहा आप होस्ट करने के लिए। अब ये इसने अभी कुछ नहीं किया है। इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें, स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें, बहुत आलोचना हुई थी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इसमें कुछ ब्राइब का मामला है, कुछ भ्रष्टाचार का मामला है, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लोगों ने कहा, ऐसी आलोचनाएं हुई। तो अब ये जो 10 साल का अंतराल था 2022 से और 2013 के बीच में, आज फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। लेकिन 10 साल के अंतराल में आपको बता दें कुल 6500 मौतें हुई हैं इस फीफा के चलते। जो हम लोग काफी मनोरंजन होता है, हम लोग काफी खुश होते हैं मैच देख के, स्पोर्ट्स होता है, हर दिन अपने आप को रिप्रेजेंट होती है। लेकिन इस चीज के लिए आज, मतलब इस खेल की शुरुआत के लिए 6500 लोगों ने अप्रॉक्स अपनी जान गंवाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं द गार्जियंस के आर्टिकल कह रहे हैं। तो अभी आपने 6500 डेथ्स का बोला, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं। फीफा दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट है। और बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप जो होता हाँ, है, और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट है। इवेंट सबसे प्रेस्टिजियस है। और इसकी ड्यूटी जिसको भी जाती है, उस कंट्री में टूरिज्म बहुत आती है। ऑलमोस्ट जो एवरेज नंबर है 1 मिलियन विजिटर्स होते हैं। क्योंकि ऑल ओवर द ग्लोब हर लोग वहां पहुंचते हैं, इवेंट को फिजिकली जाके देखना पसंद करते हैं, जिनके लिए संभव होता है। तो काफी ऑडियंस आती है हाँ, और काफी रेवेन्यू जनरेट होता है और टूरिज्म प्रमोट होता है जिस भी कंट्री में होता है। और इसीलिए कंट्रीज बिड भी करती है कि हमें हाँ। फीफा होस्ट करने दो, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और यही कतार ने किया। कतर ने क्या किया, कतर ने 2022 का फीफा होस्ट करने के लिए अपना नाम दिया और वो सिलेक्ट भी हो गए। अब वो कैसे भी हुए उसका कोई बात नहीं, मतलब स्पेकुलेशन होती है। लेकिन जो भी हुआ, उन्होंने पिछले 10 साल में सारा काम किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ताकि उनका जब टूरिज्म, उनकी अपॉर्चुनिटी आए तो उनका टूरिज्म से बेनिफिट हो, उन्हें प्रॉफिट हो। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है 2022 में, 2013 में हम आ गए थे कि कतर को अब मिल गया है, कतर को होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। लेकिन अब कतर के पास सवाल ये आता है कि हम 10 साल का हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा हमारे पास ढांचा नहीं है कि हम ये खेल कैसे करवाएं, कैसे होस्ट करवाएं। तो उनके दिमाग में उनका ये सबसे पहला सवाल रहता है। तो 10 साल में उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना रहता है, पूरा ढांचा तैयार करना होता है। तो 10 साल में उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो देश हैं, मेनली नेपाल, बांग्लादेश, भारत और कुछ पाकिस्तान, तो वहाँ के कुछ एजेंसियां वहाँ से माइग्रेंट लेबर को बुलाती हैं वहाँ पे काम करने के लिए। और ये लेबर्स आते हैं, कतर में काम करते हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे गार्डनिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, ग्लास हो गया, कटिंग हो गया, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर। मोस्टली फोर्स लेबर। हाँ। मोस्टली फोर्स लेबर। हाँ, फोर्थ लेबर्स पे हम आते हैं। तो बात ये है कि अब अलग अलग जो ये कंट्री जहाँ से लेबरर्स आए थे ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, ढांचा तैयार करने के लिए, वो कंट्री तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और थोड़े से पाकिस्तान। और कारण इसके इसके पीछे आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि ये जो देश है नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है। और सबके ये जो ऐसे देश है ना, यहाँ पे सबके पीछे एक वो रहता है, सपना कहें या फिर एस्पिरेशन सबकी रहती है। एक्सपीरियंस। पोवर्टी लाइन के नीचे के लोग होते हैं, उनकी या तो एस्पिरेशन। पुअर्टी है, या तो बोझ है पीछे, या तो कुछ ख्वाहिशें हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जो लोग गए थे देखने, या मैं भी आगे बताऊंगा एक केस मैंने इस पे भी कर रखा था। तो लोगों का ये रहता है कि बहन की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, या काफी कर्जा ले चुके हैं, कर्जा चुकाना है, बच्चे को पढ़ाना है, भाई को पढ़ाना है, या कुछ घर बनवाना है, या बहुत लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को थोड़ा अच्छा करना है, काफी हमारी स्थिति खराब है। इस कारण इस कारणवश लोग कतर में जाते हैं, भारत से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, नेपाल से। सभी लोग चले कि भाई हमको वहाँ पे 10,000, किसी को प्रॉमिस किया गया आपको 10,000
डॉलर्स मिलेंगे, किसी को प्रॉमिस किया गया आपको $5000 मिलेंगे, किसी को, सबको अलग अलग अमाउंट प्रॉमिस किया गया। सभी लोग खुशी से पहुंच गए कतर कि हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, लोन चुकाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, शादी करेंगे। लेकिन होता है उसके फोर्स लेबर विपरीत, विपरीत हो जाता है। तो ये फोर्स लेबर कराने के अगर हम रीजंस पे जाए तो कतार बेसिकली एक ऑयल रिच नेशन है और उसकी Oil- पॉपुलेशन भी नहीं है। हाँ, 2.7 मिलियन 2.5 मिलियन पॉपुलेशन, और ज्यादातर पॉपुलेशन काफी रिच है। और बताया जाता है कतर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। अच्छी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, बाकी सभी लोग अमीर हैं, तो ऑब्वियसली लेबर बाहर से आ रहे हैं। तो यही तो उनके लिए चैलेंज है कि अब उन्होंने फीफा होस्टिंग की रिस्पांसिबिलिटी ले ली है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और उनके पास ना फोर्स लेबर ही नहीं है, फोर्स तो क्या, तो इसीलिए उन्होंने फोर्स लेबर मंगाया। डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पर नीड ज्यादा है तो वहाँ पे बेसिकली सेटअप होती है रिक्रूटिंग एजेंसी, जो वहाँ के बिलो पॉवर्टी लाइन लोग, नीडी लोग जो होते हैं उनको प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे साथ आओ, आप कुछ भी थोड़ा इनिशियल फीस दो। इसमें स्कैम भी बहुत होते हैं। इनिशियल फीस की बात है, इसमें तमाम स्कैम्स होते हैं। और ये जो रिक्रूटिंग कंपनी है अलग अलग देश में, या फिर अब तो ऑनलाइन का भी सिस्टम आ गया है, ये इनसे ये कहते हैं कि हम आपको अच्छे पे आउट दिलवाएंगे कतर जैसी कंट्री में और किसी कंट्री में, पर मुझे मैं रिक्रूटिंग कंपनी, हमारा चार्ज है, आपको टिकट देंगे, आपको वीजा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमें 2 लाख 3 लाख 5 लाख, मतलब जितना मैक्स टू मैक्स वो एक आदमी से लूट सकते हैं उतना वो लूटते हैं। और वो अमाउंट भी आदमी लोन लेके जाता है कि चलिए हम यहाँ से इनको कुछ पैसा दे देंगे, हमारा 4-5 महीने की सैलरी में तो निकल जाएगा, 10,000 6,000 $5,000 बहुत होते हैं, आराम से निकाल देंगे। चलिए यहाँ से कहीं कर्ज लेके, उधार लेके, लोन लेके इनको रिक्रूटिंग कंपनियों को पैसा देते हैं और देश से बाहर निकलते हैं, कुछ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं, या फिर जो कमियां हैं, गरीबी मिटाते हैं, भूखमरी मिटाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, ये उनका सपना होता है। लेकिन उन्हें ऑब्वियसली फॉल्स प्रॉमिसेस करके वहां पे जाके कतार में ले जाके फोर्स लेबर कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात उनकी उनके पासपोर्ट ले लिए गए थे, और साथ ही साथ उनको कोई आईडी नहीं प्रोवाइड की गई थी कि वो बाहर निकल सकें, क्योंकि बिना आईडी के आप बाहर जाएंगे ना, आपके पास पासपोर्ट है ना कुछ है, तो आप अरेस्ट हो जाएंगे तुरंत। तो उनके अंदर खौफ भी रहता है कि कहीं हम अरेस्ट ना हो जाए, इस वजह से उनको कोई कंपनियों ने आईडी नहीं दी थी और दिन रात उनसे काम करवा रहे थे, क्योंकि कतर के पास था कम टाइम और काम ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने कभी कोई बड़ा काम किया नहीं था अपने देश में। तो लगातार उन्होंने फिर शुरू किया धीरे धीरे, जो अलग अलग देश से मजदूर आए थे कि आपको दिन रात काम करना है, ये काम जल्दी करो, अच्छे से करो, टाइम दो, ब्रेक कम दो। ब्रेक उनको कम देते थे, ज्यादा से ज्यादा काम करवाते थे, और मतलब बहुत, मतलब इंसानियत को तार तार कर देने वाली स्थिति हो गई थी। इतना घिनौना काम था कि मतलब लोगों से जबरदस्ती काम कराना, मारना, मार पीट के काम कराना। बहुत सारे जो वहाँ पे माइग्रेंट लेबर थे, उन्होंने वीडियो के माध्यम से और गार्जियन के उस पर कुछ आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है, उन्होंने व्याख्या की क्या कितनी खराब स्थिति है, वो क्या सोच कर आए थे। जहाँ पे उन्हें प्रॉमिस किया गया था $5,000 $6,000 मिलेंगे, वहाँ पे सीधे उनको बोल दिया गया आपको 1800 मिलेगा। वो बोलते हैं हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने ये प्रॉमिस किया था, कितना मिलेगा, तो वो कहते हैं उनके बोलने से कुछ नहीं होता, आप यहाँ पे आ गए हो, आपको $1900 मिलेगा बस, और आपको कहीं, आपका पासपोर्ट मेरे पास है, चुपचाप यहाँ पे बैठ के काम करिए। उसके बाद जो उनका वैसे ही वो उनका मदहोश हो गए, परेशान हो गए, कम पैसे दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला इतने डॉलर देंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, आर्टिकल में जो मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका, द गार्जियन और तमाम आर्टिकल में, वीडियो भी मैंने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें 2-2 महीने 4-4 महीने सैलरी ही नहीं दी। उन्हें स्लेव बना दिया, बंधक बना दिया कि आप काम करते रहिए हमारे यहाँ, पैसा ही नहीं दे रहे थे, खाने पीने की दिक्कत कर दिए थे। और बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो नेपाल के कुछ थे, कुछ बहुत सारे तो हार्ट अटैक से मर गए। नेपाल के बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर की मृत्यु हुई थी, और बहुत सारे वहाँ के जो मानसिक उत्पीड़न के चलते, जो वहाँ पे उत्पीड़न था, जो प्रेशर के वहाँ पे काम कराते हैं, बहुत लोगों ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, छत से कूद गए, ये कर दिए। लेकिन ये सारी चीजें हिडन रह गई, और पता नहीं क्यों दूसरे देश कुछ इस पर बोले नहीं, आर्टिकल्स में तो तमाम निकले। यही तो बात आ जाती है कि आपने फीफा के बारे में बताया, पूरा स्लेवरी का सिस्टम बता दिया कि कैसे कतार ने मॉडर्न डे स्लेवरी इंप्लीमेंट करी पिछले 10 सालों में अपना फीफा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। यहीं पे बात आ जाती है कि एक्चुअली में इसका फॉल्ट किसका है। कतार तो मोनार्की है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, बेसिकली सेमी मोनार्की कहते हैं शायद से। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। तो वहां पे बात आ जाती है कि जो बात ये आती है ना, कंट्री कोई भी हो, डेमोक्रेटिक हो, नॉन डेमोक्रेटिक हो, सेमी डेमोक्रेटिक हो, लेकिन जो इंसानियत वाली चीज है ना, वो सभी जगह होनी चाहिए, जो कि कतर में नहीं थी। वो तो अब हाँ, लेकिन वो आप डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट करो। डेमोक्रेसी की अब नेशन बिल्डिंग वैल्यूज होती है, जैसे इंडिया जब नेशन बिल्ड हुआ था तो
सेकुलरिज्म, ये सारी वैल्यूज रख के बिल्ड हुआ था। अब वो सब अगर किसी नेशन में नहीं है तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज होती है जो कल्चरल एक्सचेंज की चीज होती है। अब अगर जैसे इंडिया कल को होस्ट करे, तो जो भी फैंस फीफा देखने इंडिया में आएंगे, तो वो सब इंडियन कल्चर एक्सपीरियंस करने आएंगे। तो यही सब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होस्टिंग की ब्यूटी होती है। और इसी के जब तभी तो आप जैसे आप देखोगे तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के भी काफी लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वी डोंट फील सेफ इन कतर, क्या हमें देखना चाहिए। वो सवाल पूछ रहे हैं काफी कि मतलब क्या मैं काफी होटल ने भी मना कर दिया कि सेम जेंडर कपल्स को हम एंट्री नहीं दे रहे हैं। ये काफी सारी ये रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। लेकिन यही इसको आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आप दूसरी कंट्री के कल्चर एक्सपीरियंस करने जाते हैं। ये उनका कल्चर है, वहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस, एलजीबीटीक्यू उतनी ओपन कॉन्वर्सेशंस नहीं है, तो आप वहाँ से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें अलग होती है। अगर किसी अमेरिका में होस्ट हो रहा होता है, इंडिया में होस्ट होती है, सारी चीजें बहुत अलग होती है, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती ऑर्गेनाइजेशन की है उन्होंने, कि कतर को अपॉर्चुनिटी दी है होस्ट करने के लिए, क्योंकि जब कंट्री को कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे होस्ट कर सकता है। और उसके बावजूद लगातार आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि इतनी मौतें हो रही हैं, फोर्स लेबर हो रहा है। दुनिया का इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो हो रहा है, उसका जो ढांचा है, उसका जो बेस है लोगों की मौत पे है, तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और इससे फैंस को भी बहुत ज्यादा निराशा हुई है, निराशा वाली बात है ये, क्योंकि सब एट द एंड ऑफ द डे सब फीफा के लिए, और फीफा फुटबॉल है, फुटबॉल सबको अच्छा लगता है इसलिए आए हैं। किसी को ये नहीं जानना था कि वो स्लेवरी के ऊपर बिल्ट है उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको वो एंजॉय करेंगे। अब तो फीफा शुरू हो गया है, जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं वो सब स्लेवरी पे बिल्ट है। सबको जानने में बहुत बुरा लगता है कि जिस स्पोर्ट को वो लव करते हैं उसके पीछे स्लेवरी हुई है, इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, इतने सारे इनह्यूमन कंडीशंस में स्लेव्स को रखा गया था, मॉडर्न डे स्लेवरी, जो कि ऑलरेडी बहुत डिस्पाइस्ड टॉपिक जो है। वीडियो देखा गया था बहुत ही बुरी स्थिति थी, वो भाग नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो एकदम मतलब बुरी तरह। और कुछ आर्टिकल्स में ये भी लगा कि लोकल पुलिस उनका सपोर्ट भी नहीं कर रही थी, इस तरीके से वहां पे फंस गए थे उनको जबरदस्ती। और आप अभी आपसे बातचीत हो रही थी, जैसा कि बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण फीफा वर्ल्ड कप ठंड में कराया गया। हाँ। और उसी गर्मी में पिछले 10 साल से लगातार मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं, तो मौत तो होनी ही थी। जब आपने अगर बड़ी ख्वाहिश कर ली है और वो जो होना संभव चीज को आप करना चाह रहे हो, तो कैजुअलिटीज तो होंगी। और आपको अगर आपके बस में नहीं था तो आपको बोल देना चाहिए था कि मैं नहीं होस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि ये 6500 डेथ बहुत बड़ा नंबर है। डेथ के साथ साथ मैंने अभी नेपाल के एक माइग्रेंट थे जिनकी डेथ हो गई, उनके एक वीडियो देख रहा था, उसमें पता चल रहा था कि उनकी डेथ हो गई वहाँ पे हार्ट अटैक से। और उन्होंने 3 लाख रुपीस दिए, फिर उनकी बॉडी आई। और साथ ही साथ उनके परिवार वाले काफी परेशान हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स ने उन्हें भेजा था कि बाहर जाएंगे, कुछ पैसा कमा के आएंगे, कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा आएगा और घर परिवार अच्छे से चलेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हिसाब किताब रहेगा घर का। लेकिन स्थिति ये हो गई कि वो वहाँ पे मर गए, पैसा वैसा कुछ मिला नहीं, 3 लाख रुपए दे के वहाँ से बॉडी डेड बॉडी आई। और साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू नेपाल से वहाँ गए थे, उन्होंने काफी पैसा कर्जे पे उठाया था इधर उधर से। अब लोगों का कर्जा बढ़ना है, 3 लाख रुपए इधर देना, काफी परेशान थे वो परिवार। वीडियो के माध्यम से जो मैंने देखा, आर्टिकल्स के माध्यम से जो मैंने पढ़ा, कहीं कि उस फीफा वर्ल्ड कप की वजह से काफी परिवार अभी भी परेशान है। तो ये सारी बात वहीं पे आ जाती है कि सब फीफा के लिए गए थे, अब फीफा शुरू हो गया तो धीरे धीरे इस टॉपिक से ध्यान हट जाएगा। लेकिन जैसे हमारे इंडियंस को एज अ स्लेव वहां पे बनाया गया था, और बहुत ज्यादा इंडियन, नेपाली, बांग्लादेश, तो अभी इंडिया में फोकस करें अगर हम, तो इंडियन गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि जैसे हमने बात करी थी कि इंडिया में ही रिक्रूटमेंट एजेंसी थी जिन्होंने उन्हें वहां भेजा, तो इनडायरेक्टली उन्होंने फोर्स्ड लेबर के लिए एम्प्लॉय करा। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हें पता ही नहीं था। एक तरीके से एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर आप किसी इंडियन को आउट ऑफ इंडिया जुरिडिक्शन भेज रहे हो, तो उनकी वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहीं मतलब रिस्पेक्टफुल जॉब हो, फोर्स्ड लेबर ना हो, स्लेवरी में इन्वॉल्व ना हो। ये रिक्रूटमेंट एजेंसी हम देश विदेश की बात भूल जाते हैं, मान लीजिए एक बार हम देश विदेश की बात भूल जाते हैं, बहुत खराब है, लेकिन एक बार हम उसको किनारे रखते हैं, तो भारत देश की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो मजदूर वहां गए थे, जिस रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू गए थे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी कि ऐसा हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, लोग परेशान हैं, और आप पैसा खा के वहां पे उनको भेज रहे हो चीजें जानने के बावजूद। क्योंकि इसके लिए कतार को तो इंटरनेशनली बहुत शेम करा है। लेकिन अगर हम इंडियंस का टॉपिक करें, एंड ऑफ द डे जो जिन स्लेव्स की बाहर डेथ हुई वो इंडियंस थे, और इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर नेपालीज थे तो नेपालीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, या तो बांग्लादेशी तो बांग्लादेश नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, पाकिस्तान है तो उनके नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारा शूट हो रहा है इंडिया में, तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं फिलहाल। हमारा शूट इंडिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट का इस पे क्या रोल, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसीज तो डायरेक्ट इंडिया की जुरिडिक्शन के अंदर है,
तो उनको उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन डायरेक्टली लिया जा सकता है अगर उनका नाम सामने आए तो। और इसी जैसे जो भी रिस्पेक्टिव है नेपाल, तो उनकी गवर्नमेंट भी डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। कतार का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है कि आपके सिटीजन्स को कोई कैसे ट्रीट कर रहा है वहाँ। अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करा जा रहा है, हमारी ये बहुत बड़ी बात क्योंकि है। कहीं ना कहीं एक देश, एक परिवार का एक सदस्य है, उसकी मौत हो जाना बड़ी बात है। हाँ। और ऐसा ही मैंने ये दिल्ली के जनकपुरी में एक कंपनी थी, वो रिक्रूटमेंट कंपनी थी, जिन्होंने पूरे भारत के अलग अलग कोने से लोग इकट्ठा हुए थे, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, अलग अलग स्टेट से, लगभग बहुत सारे स्टेट से लोग आए थे। और सबको ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाएगा, कतर, मलेशिया, अभी हाल की बात है 2 महीने 3 महीने हुए, कि आपको फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाएगा, आप मुझे किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना जिससे लूट पाए उतना ले लिया पैसा, कि आपको इस डेट को आप सभी लोग इकट्ठा हो जाएगा, पहले सबसे पैसा ले लीजिए, ये पैसा हमको जमा करो, आपको इस कंट्री में भेजा जाएगा। अच्छा, आपको कारपेंटर हो, आपको ये काम आता है, अच्छा आप पेंटर हो, आपको ये काम आता है, अच्छा आपको डेटा एंट्री का काम दे देंगे, ये काम दे देंगे, आपको वहाँ पे $4000 मिलेगा, $5000 मिलेगा, $10000 मिलेगा, ठीक है, मैं आपका वीजा बनवाता हूँ, सब चीज करता हूँ, पासपोर्ट मेरे पास सबमिट कर दो, और आप इतना लाख रुपए दे दो, आपका जॉब पक्का है, आप इस डेट को आ जाना मेरे ऑफिस में, हम लोगों की फ्लाइट है। ऐसा सबको बोल दिया। जिस दिन फ्लाइट था, पूरे भारत के अलग अलग कोने से लगभग 500 लोग, 1000 लोगों के आसपास इकट्ठा हो गए होंगे, मैं भी वहां पे पहुंचा, लोगों का फोन आया, इकट्ठा हो गए थे। और वो जब कंपनी में पहुंचे, जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, फ्लाइट शाम को थी, दिन में वहां पहुंचे, कंपनी बंद, कंपनी गायब वहां से। अब बताइए, करोड़ों का घोटाला करके वो कंपनी दिल्ली से भाग जाती है, दिल्ली से मतलब कहाँ गई वो तो पता नहीं, मतलब ऑफिस वहां का बंद हो जाता है। अच्छे से मॉल में उनका ऑफिस था, जब मॉल में लोगों से पूछ रहे, भगदड़ मच गया, लोगों को कुछ पता नहीं, ऑफिस बंद हो गया, ऑफिस में ताला लगा हुआ है, लोगों का पासपोर्ट गायब हो गया, लोगों से लाखों लाखों लूट लिए। इंडिया में ऐसा हो रहा है, और अब मान लेते हैं एक जगह बंद हो गई, लेकिन अलग अलग जगह ये चल रही है एक्टिव, एक जगह लूटते हैं, दूसरी जगह बंद होते हैं। तो कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो तो एक बार लूट के गायब हो जा रही है, और कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, अभी मुझे एक न्यूज पढ़ रहे थे जिसमें पता चला कि कुछ एजेंसियां पैसा ले रही हैं और थाईलैंड भेज रही हैं। थाईलैंड से क्या कर रहे हैं, वो सी रूट के रास्ते किसी आइलैंड पे ले जा रहे हैं, वहाँ काम करा रहे हैं, और उनसे बोल रहे हैं कि भाई अब सी रूट के जरिए आए हो, अब वो वहां से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनका तो थाईलैंड का वीजा है, और आप दूसरे जगह उनको सी रूट से ले जा रहे हो, किसी और जगह ले जा रहे हो, तो वहां से वो भाग भी नहीं सकते, फंस गए, वहां से भागेंगे तो फिर वही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आप यहाँ पे आ गए। इंटरनेशनल लॉज में क्रिमिनल है। हाँ, वो क्रिमिनल हो जाएंगे। कुछ अभी इंडिया ने लगभग 100 अराउंड अभी भी फंसे हुए हैं, 700 ऐसे कुछ अराउंड लोग फंसे हुए हैं, 130 लोगों को इंडिया ने वहां से मंगवाया भी है, बाकी अभी लोग ऐसे वहां पे फंसे हुए हैं। तो कुछ कंट्री ऐसे भी है जो प्रॉमिस करके भेजती है, लेकिन वहां पे बंधक बना दिया जाता है, स्लेवरी का मामला आ जाता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कतर की। हाँ, तो ये कतर की तो बात हो गई, वहाँ पे फीफा हो रहा है, और अब फीफा एकदम शुरू हो गया तो लोग स्पोर्ट के फन में भूल जाएंगे चीजें, लेकिन एज इंडियंस, हमारे जो इंडियंस जो वहाँ पे कतार में स्लेव्स बने थे, हाँ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट पे आती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे शांति है, उन्होंने कुछ ज्यादा मोटी स्टेटमेंट नहीं दी है रिक्रूटमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे आपने स्कैम बताया, ये तो स्कैम था, लेकिन काफी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जो बाहर स्लेव्स भेज रही हैं, इंडियंस को एज अ स्लेव भेज रही है, झूठे वादे और करके, अपने भी काफी मोटा रकम उनसे लूट रहे हैं। स्कैम कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है, फायदा उठाया जा रहा है। फायदा उठाया जा रहा है, लोगों के सपने हैं कि कुछ अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कर लें, शादी कर लें, भाई बहनों को पढ़ा लें, क्योंकि एक एवरेज इंसान का तो यही है कि मैं डॉलर में कमाऊंगा, मैं अगर यहाँ से कुछ लोन लेके भी जाता हूँ तो डॉलर में 1 महीने में कमा लूंगा, 1 महीने में लोन चुक जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद सेविंग्स हो जो जाएगी। हमसे लोग मिले दिल्ली में, जो ये जनकपुरी में मॉल में हुआ, लोग ये कह रहे थे हम क्या करें, अब ये तो कंपनी भाग गई, मैं खेत बेच के आया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, तब मैंने इनको 2 लाख 3 लाख रुपए दिए कि मैं बाहर जाऊंगा, फिर वहां से पैसे भेजूंगा, तो सारा हिसाब किताब बराबर। बहुत लोग कहते हैं मैं कर्ज लेके आया हूँ, कि चलो इनको 1-2 लाख दे देंगे कंपनियों को, लेकिन अच्छा पैसा मिल जाएगा, 1 साल बाद मेरे बच्चे की शादी है, मेरी बहन की शादी है। तो ऐसे ऐसे लोग आए थे जो कि क्या कहें, सपने देख के आए थे। सपने देख के आए, क्योंकि उनका यही है कि अगर मैं बाहर की करेंसी में कमाऊंगा, इंडिया में आऊंगा, तो मेरे लिए लोन भी चुक जाएगा और उसके बाद अपना प्रॉफिट भी हो जाएगा। प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये बहुत सारे सपने हैं, तो इसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, चाहिए। रिक्रूटमेंट एजेंसीज के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। हाँ। और ऐसी और अभी भी हो रहा है, एक कंपनियां बंद हो रही है तो एक जगह से उठ के दूसरी जगह, तीसरी जगह जा रही है, और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि इन कंपनियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि अभी भी ये कंपनी एक्टिव है भारत के अलग अलग कोने में, और ये एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी हो गई। हाँ। जिन लोगों को सबसे ज्यादा नीड है, जरूरत का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, जरूरत का फायदा, क्योंकि जिन लोगों को सबसे ज्यादा नीड है, स्पेसिफिकली उन्हीं को टारगेट करके बाहर के सपने दिखाए जा रहे हैं।
और उनको फिर झूठे वादे करके स्लेवरी में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको उनके पैसे लेके स्कैम हो रहा है, सीधा सीधा स्कैम हो रहा है। अब जिसको जरूरत है वो झांसे में फंस जाता है, क्योंकि अगर आपको भूख है और आपको रोटी दिखाएंगे तो झांसे में आप फंस जाएंगे। तो ऐसे ही सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, अच्छे अच्छे जगह ऑफिस खोल लेते हैं, वो बातों में उलझा लेते हैं। नकली, मैं वहाँ के नकली वीजा उनको पकड़ा दिया गया था, नकली डॉक्यूमेंट्स पता नहीं कहाँ से वो बनवा के दे दिए थे, और सारा फ्लाइट का नकली टिकट था। और कुछ वहाँ पे कुछ लोग एयरपोर्ट पे भी पहुंच चुके थे, तो वहाँ पता चला ये तो फर्जी टिकट है। इसी पे कतर पे एक और वो अभी बहुत इंडिया में वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि जाकिर नाइक आपको मालूम होंगे। जाकिर नाइक जो कि क्या नाम है, इस्लाम के प्रीचर है, मतलब इस्लाम के बारे में बताते हैं, इस्लाम को प्रमोट करते हैं। और उन पर, वो इंडिया के नागरिक थे, उन पर तमाम आरोप लग रहे थे कि आप हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, और कुछ टेरर फंडिंग का, गलत फंडिंग का आरोप लग रहा था, जिसके चलते वो देश छोड़कर भाग गए, मलेशिया के सिटीजन हो गए। तो मलेशिया के सिटीजन हो गए, लेकिन भारत में वो उनको क्रिमिनल का दर्जा दे गए हैं, जब भी वो भारत आएंगे वो अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन इस फीफा वर्ल्ड कप में एक वीडियो दिखा गया है जिसमें वो फीफा वर्ल्ड कप में दिखे हैं, फीफा वर्ल्ड कप में पहुंच गए, और भारत के जो सभी लोग नाराज हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पे जाके वो इस्लाम के बारे में बताएंगे, प्रमोट करेंगे। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश ने उसकी वीडियोस को बैन कर दिया था, जो एक टीवी पे उसकी वीडियोस आती थी, वो वीडियोस बैन कर दिया था कि इनकी वीडियोस बैन कर, क्योंकि वो हिंसा फैलाते हैं, जाकिर नाइक एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं। हाँ, ऐसी बात कही जा रही थी। और कहीं ना कहीं इंडिया ने शायद कुछ क्वेश्चंस भी किए कि इंटरनेशनल इवेंट में आपने उन्हें कैसे बुला दिया, तो मुझे सौंपो, ऐसी शायद कुछ बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ अपडेट है। वांटेड क्रिमिनल है इंडिया, तो ऑब्वियसली इंडिया डिमांड करेगा कि वो इंडिया को सौंप दिया जाए। लेकिन ये जो इंटरनेशनल टॉपिक था कतार और फीफा का, वो तो इंटरनेशनल है, और स्पोर्ट्स के साथ साथ धीरे धीरे इंटरनेशनल टॉपिक बहुत वाइड होते हैं, साइड में हो जाएंगे और लाइमलाइट से दूर हो जाएंगे। लेकिन एज इंडियन हमारी रिस्पांसिबिलिटी, और हमारे साथ साथ गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, गवर्नमेंट के साथ रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि एक्चुअली में जैसे ही कंट्री की जुरिसडिक्शन के बाहर कोई चले जाता है तो वो एक तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कोई इंडियन रिक्रूटमेंट एजेंसी आपकी कंट्री के सिटीजंस को बाहर लाके स्लेव्स बना रही है, तो वो मतलब अलार्मिंग इशू है, प्रायोरिटी इशू है कि इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एक्शन होने चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक है, व्यूअर्स हैं, आप भारत या फिर जो देख रहे हैं वीडियो, उनसे यही है कि थोड़ा सख्त होइए कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो। गवर्नमेंट इस पे थोड़ा आप सख्ती से बात करिए कि गवर्नमेंट इस पे सख्त एक्शन ले, ऐसे रिक्रूटमेंट कंपनी बंद हो, उन पे कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसी जो स्थिति दोबारा ना भविष्य में ना पैदा हो कि ऐसे लोगों की मौत हो, लोग ऐसे परेशान हो। और बेसिकली जो भी इंडियन जुरिसडिक्शन के बाहर जाए, उनकी रिस्पांसिबिलिटी इंडियन एम्बेसी पे होनी चाहिए, जो भी उस कंट्री की है, इंडियन एम्बेसी की होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और ये बहुत ही, और थोड़ा इसको इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि लोग इतने जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या उनका अपडेट है, तो मुश्किल काम है, लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है। कतार पे तो कतार और फीफा वर्ल्ड कप पे तो बहुत बात हुई। अभी जो एक और टॉपिक बड़ा है इस टाइम पे वो है एमसीडी का चुनाव। पिछले वीडियो में तो हमने पूरा एमसीडी पे ही चर्चा की थी, तो कुछ अपडेट्स हैं एमसीडी पे, वो बता देते हैं। जैसे कि एमसीडी के चुनाव अब निकट आ गया है, 4 तारीख को चुनाव है, 7 तारीख को वोटिंग है। तो बीजेपी की तरफ से तमाम स्टार प्रचारक आ रहे हैं। जेपी नड्डा अभी कल आए थे, चीफ मिनिस्टर हरियाणा के खट्टर आए थे, उसके बाद क्या नाम है, सोम प्रकाश आए थे, साथ ही साथ आज रवि किशन आए हुए हैं, जेपी नड्डा, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं। तो क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा स्टार प्रचारक के आने से वोट बैंक पे? प्रभाव पड़ सकता है, प्रभाव तो पड़ ही सकता है, लेकिन वैसे जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड में बताया था कि लोगों को बड़े नाम नहीं देखने चाहिए, अपने पार्षद देखने चाहिए। हम इस पर बीजेपी के लिए नहीं बोल रहे हैं, सबके लिए कॉमन बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके यहाँ पे बीजेपी वाले प्रचार ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आपके अभी जो आपको जो जिसका काम अच्छा लग रहा है वो आपका हो सकता है आपके यहाँ पे आप पार्टी के लोग ज्यादा प्रचार कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ का जो एक्चुअल पार्षद है वो बीजेपी का, तो आप अपने पार्षद को देखिए, पार्षद का काम देखिए, उसके हिसाब से वोट करिए। मार्केटिंग का और ये जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, इन सब का एमसीडी के इलेक्शन पे तो कम से कम ही प्रभाव पड़ना चाहिए। और ये अपडेट है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस अपना वैसे ही प्रचार प्रसार कर रही है, साथ कुछ अलग नहीं दिखा इस बार हमें। और वही जो निर्दल कैंडिडेट है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ ही इस बार काफी अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं आम आदमी पार्टी के तरफ। जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड में बताया था कि हसीबुल हसन एएपी के कैंडिडेट थे, और उनके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, और अपनी पार्टी से नाराज होकर वो चढ़ गए थे टीवी टावर में। पूरी व्याख्या हमने पिछले एपिसोड में की थी,
आपने देखा होगा तो समझ गए होंगे, नहीं देखा होगा तो पिछला एपिसोड देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो इस एपिसोड में आपको बता दें कि आज उनसे बात ही पता चल रहा है कि कल उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया है किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से, जैसा कि वो बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन पे विपक्षी पार्टी दबाव बना रही है कि आप चुनाव में बैठ जाइए, मत लड़िए, ऐसी बातें वो बता रहे हैं। कितनी सच्चाई है कितनी क्या है, वो उन्होंने जो बात बताई हमने आपको उसका अपडेट दे दिया। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और अपडेट आ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को लोगों ने जमकर पीटा, कार्यालय में पीटा। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो हम इस वीडियो में आपको अगर पॉसिबल होगा प्ले कर प्ले कर देंगे। वो पिटते हुए नजर आ रहे हैं, कारण लोग बता रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, टिकट बेचने का आरोप लगा है उन पर। और तीसरा अपडेट भी आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी में आया है कि एमसीडी जो आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कि काफी समय से जेल में बंद हैं, आरोप लगे हैं तमाम उन पर, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मसाज करते हुए जेल में नजर आ रहे हैं। तो अब विपक्षी पार्टी के लिए तो अच्छा मौका मिल गया है, कह रहे हैं कि मसाज करा रहे हैं, उनको वोट ना दें ऐसी। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, उनको ये समस्या है। अब सत्यता क्या है, हम तो खाली जो वीडियोज है आपको बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी ये भी कह रही है कि चुनाव नजदीक आ गया, इसलिए ये वीडियो वायरल कराया गया है। वीडियो काफी समय पुराना है। चुनाव में चुनाव की रणनीति है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं है। बाकी हमारी तो दर्शकों से यही दरख्वास्त रहेगी कि सारी बातों को भूल कर कैंडिडेट पे फोकस करना है। कैंडिडेट अच्छा है, किसी भी पार्टी का हो, कैंडिडेट अच्छा है तो उसे वोट करें, अगर आपका पार्षद जो करंट है वो अच्छा तो उसे ही वोट करें, नए कैंडिडेट को देखें ना। क्योंकि अब चुनाव का टाइम आ गया, रैलियां निकलेंगी, बड़े बड़े वादे होंगे, तो थोड़ा रिसर्च करिए। हमने अब पिछली वीडियोस में बताया था, एप्लीकेशन है, अपने पार्षद के बारे में रिसर्च करिए, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी बैकग्राउंड में चीजें जानिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पता चल रहा था, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पता अब तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी यहाँ पे पता चल रहा है। तो इसी इसी बात के साथ हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। हमारे साथ दीपांशु शर्मा जी थे और मैं दिव्यांशु मिश्रा। इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। और इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।